बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात क्यों नाकाम हुई? जंगबंदी माहिदा क्यों नहीं हो सका? ट्रंप पुतिन को क्यों नहीं मना सके? मुज़ाकरात के बेनतीजा साबित होने पर यूरोप और यूक्रेन क्यों खुश हैं? मुज़ाकरात का अगला दौर कब होगा? और सबसे बढ़कर मुलाकात के बाद ट्रंप और पुतिन ने सहाफियों के सवालात के जवाबात क्यों नहीं दिए? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज अमरीकी रियासत अलास्का में रूसी सदर पुतिन ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। ये एक तारीखी मुलाकात थी और इस मुलाकात का बुनियादी मकसद रूस यूक्रेन जंग को खत्म करना था, एक अमन माहिदे की जानिब बढ़ना था। बज़ाहिर ऑप्टिक्स बहुत जबरदस्त थे। रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया रूसी सदर का अमरीकी सरजमीन पर। ट्रंप ने अपने त्यारे से निकलकर रूसी सदर का इंतजार किया, उनके करीब आने पर तालियां बजाईं और उसके बाद वो अपनी खुसूसी सदारती गाड़ी में बिठाकर पुतिन को अपने साथ मुज़ाकरात के मकाम पर ले गए। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, तकरीबन 3 घंटे तक अमेरिका और रूस के सदूर के दरमियान मुज़ाकरात का ये अमल जारी रहा। इन मुज़ाकरात के ख़त्म होने के बाद मीडिया टॉक की गई और उस मीडिया टॉक में बहुत मुख्तसर तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया वाज़े तौर पर कि आज की इस मुलाकात में किसी भी किस्म का कोई जंग बंदी मुआहिदा नहीं तय पाया, कोई वाज़े नतीजा इस 3 घंटे की मुलाकात से बरामद नहीं हुआ। मगर एक बात ट्रंप ने जरूर कही और वो ये कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। अब पेशरफ्त का जो लफ्ज है, इसके ऊपर एक बहुत बहस हो रही है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया 2 सवालात के ऊपर फोकस कर रहा है। 90% टीवी चैनल्स का एक क्लेम है, अखबारात का, मीडिया का, कि ये मुलाकात हर लिहाज से नाकाम थी, जबकि बाज लोग ये कह रहे हैं कि मुलाकात का होना ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है, एक बहुत बड़ा अमन की जानिब पहला कदम है। मुज़ाकरात के कामयाब होने और नाकाम होने का मयार क्या है? प्रैक्टिकली इस बात को समझने के लिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस मुलाकात की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग है। कोई इल्जाम तराशी नहीं थी, कोई ब्लेम गेम नहीं था, कोई धमकियां नहीं थी, कोई धौंस नहीं थी, कोई बदमाशी नहीं थी किसी किस्म की। दोनों साइड्स ने एक दूसरे के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया है। और इसकी एक मिसाल ऐसी भी है कि ट्रंप ने बताया कि उनके साथ कैदियों की फहरिस्त शेयर की गई है जिनकी तादाद हजारों में है। और इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स इस किस्म के डिस्कस हुए हैं जो मुस्तकबिल में कुछ लो और कुछ दो की पॉलिटिक्स को वाज़े तौर पर उसके लिए एक रास्ता क्रिएट करेंगे। मगर ऑप्टिक्स में जो कंक्लूजन होता है, जो क्लोजिंग होती है, उसी से आपको अंदाजा होता है कि क्या बर्फ पिघली है या बर्फ जमी हुई है, या ये बात आगे बढ़ सकती है, चल सकती है। तो जो मुख्तसर तरीन गुफ्तगू की गई उससे ये अंदाजा होता है कि मुज़ाकरात का अगला दौर बहुत करीब है। और जिस तरीके से मजाक में पुतिन ने, रूसी सदर ने कहा कि अगले मुज़ाकरात का जो दौर है वो मॉस्को में होगा और उसके ऊपर कहकहे भी लगे बाकायदा तौर पर, तो इससे एक बात वाज़े तौर पर पता लगती है कि मामला अभी रुका नहीं है, मामलात चल रहे हैं, ये बातचीत आगे बढ़ेगी और इसके बढ़ने के इम्कानात ज्यादा हैं बनिस्बत इसके कि बिल्कुल डेडलॉक हो जाए। अगर डेडलॉक होता तो फिर संगीन नताइज की आपको धमकियां सुनने को मिलती और कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाती बाकायदा। और ट्रंप का एक स्टाइल है कि जब वो अड़ जाते हैं या उनकी खिलाफ तवक्को गुफ्तगू होती है तो फिर वो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो एक तो रिएक्शन किसी किस्म का सामने नहीं आया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये वाज़े तौर पर इस बात को स्टैब्लिश कर रहा था कि पुतिन
डोमिनेट करते रहे पूरी मुलाकात में। मीडिया से भी जो गुफ्तगू की उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी रूसी सदर की वो डोमिनेटिंग थी। डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप को मीडिया के सामने आने का, बोलने का बहुत शौक है, मगर वो शौक उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ मुलाकात में जिस तरीके से माजी में होता है। अब ये जो अगला मुज़ाकरात का सिलसिला है इसके हवाले से एक बात ये भी बड़ी जरूरी है समझना कि ट्रंप ने फौरी तौर पर क्या इकदामात उठाए हैं। ट्रंप ने सबसे पहले यूक्रेन के सदर को टेलीफोन कॉल की और ये टेलीफोन कॉल तकरीबन 1 घंटे पर मुश्तमिल थी। इस टेलीफोन कॉल के हवाले से बात बताई गई है कि उनको कंप्लीट ब्रीफ किया ट्रंप ने कि पुतिन एक्चुअल में चाहते क्या हैं और यूक्रेन को क्या देना पड़ेगा और उसके रिटर्न में यूक्रेन को क्या मिल सकता है। ये बात तो तय है कि 2 साल से जायद अरसे से ये जो जंग चल रही है, ये जंग अमेरिका हार चुका है, यूक्रेन हार चुका है, यूरोप हार चुका है। और जब मैं हारने का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो इसकी वजह रिसोर्सेज है कि जितने रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं कि एक तरफ पूरी दुनिया खड़ी है, दुनिया के टॉप ममालिक खड़े हैं, उनका पूरा डिफेंस सिस्टम खड़ा है यूक्रेन की बैक पे, और दूसरी तरफ अकेला रूस खड़ा है और वो मुकाबला कर रहा है और रूस ने अभी भी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। मगर जहां पर ये मैदान जंग में ये बात फतह और शिकस्त को तय नहीं कर सकी 2 साल का अरसा गुजरने के बावजूद, वहीं पर हमने देखा कि इन मुज़ाकरात के हवाले से यूरोप डरा हुआ था, यूक्रेन डरा हुआ था और दोनों मुल्कों में एक पैनिक की सिचुएशन थी, यूरोपीय कंट्रीज के अंदर भी और यूक्रेन में भी। उन्हें डर था कि अगर ट्रंप ने अपने आप को सिर्फ एक पीस मेकर या एक डील करवाने वाले शख्स के तौर पर पेंट किया तो इसका नुकसान यूक्रेन और यूक्रेन की आवाम को होगा, और ट्रंप कोई ऐसी कमिटमेंट ना कर दें जिस कमिटमेंट को यूक्रेन पूरा ना कर सके, यूक्रेन की आवाम पूरी ना कर सके। और उन्हें डर था कि अगर ट्रंप ने ये तय कर लिया कि यूक्रेन के इलाके अब रूस के इलाके हैं और रूस की टेरिटरी का हिस्सा हैं, तो एक बहुत बड़ी नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच होगी और इसका नुकसान मुज़ाकरात के ऊपर होगा और ये शायद काबिल कबूल ना हो। मगर हमने देखा कि किसी भी किस्म की कोई कमिटमेंट ट्रंप ने नहीं दी। शायद ट्रंप को इस बात का आइडिया था कि उनके लिए सिर्फ रूस को मनाना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि यूक्रेन को भी उन तमाम शराइत के ऊपर ऑन बोर्ड लाना बड़ा जरूरी है। इब्तदाई तौर पर हमने ये भी मनाजिर देखे कि पुतिन की तरफ से इस बात को हाईलाइट किया गया कि अगर ट्रंप अमेरिका के सदर होते तो शायद ये रूस यूक्रेन जंग कभी होती ही ना। तो कुछ खुशामद का एलिमेंट भी हमें नजर आया। पुतिन ने भी भरपूर कोशिश की कि जो ट्रंप को चाहिए वो ट्रंप को मिले। इस वक्त ट्रंप का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इस तवील तरीन जंग को रोक सके, एक ऐसी जंग जो उनके सदर बनने से पहले शुरू हुई, जिस जंग को खत्म करने के लिए उन्होंने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पर जो उन्होंने पॉलिसी तरतीब दी, उन्होंने लोगों से वोट मांगे और उनका ये दावा था कि चूंकि पुतिन उनके बड़े करीबी दोस्त हैं तो इस दोस्ती को इस्तेमाल करेंगे अमन के लिए, और वो शायद 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसी जादू की छड़ी चलाएंगे कि ये जंग दोस्ती के अंदर तब्दील हो जाए। मगर अभी तक ट्रंप को कोई वाज़े कामयाबी नहीं मिल सकी और ट्रंप एक और ख्वाहिश भी रखते हैं कि उनको नोबल लॉरिएट कंसिडर किया जाए, उन्हें पूरी दुनिया के अंदर जो आग लगी हुई है जंगों की उस आग को बुझाने का क्रेडिट भी उनको मिले। तो वो भी ये चाहते हैं कि अगर वो ये जंग खत्म करवा देते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ रूस और यूक्रेन पर नहीं पड़ेगा बल्कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली होगा। पूरी दुनिया का पैसा, स्पेशली यूरोपीय ममालिक का पैसा, अमेरिका का पैसा, लॉजिस्टिक्स, ये जितनी सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा सरमाया जो जंग में झोंका जा रहा है, इससे जान छुड़ जाएगी।
دنیا کے اندر جو آئل پرائسز ہیں، جو فوڈ انفلیشن ہے، جو اکنامک سیکیورٹی ہے، اس کے اوپر ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوگا اور ایک جنگ کا اختتام ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوٹن سب سے بڑے گیمر ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنی پوزیشن کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر زندہ کیا۔ اب یہ صحرا کس کے سر سجے گا اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے پوٹن کے، ٹرمپ کے یا زیلنسکی کے؟ کیونکہ ابھی زیلنسکی جو ہیں وہ جا رہے ہیں واشنگٹن پیر والے دن، ان کی ٹرمپ سے ملاقات ہے اور اس ملاقات کے اندر کچھ ڈیٹیلز طے کی جائیں گی اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید اگلی ملاقات میں زیلنسکی، پوٹن اور ٹرمپ یہ تینوں ایک میز پر ہوں گے اور شاید ہو سکتا ہے کہ یورپی یونین کو بھی اس میں شمولیت کا موقع دیا جائے، مگر ہوگا کیا یہ تو ایک آنے والا وقت بتائے گا۔ اصل میں ٹرمپ نے بھی دو سٹریٹجیز اڈاپٹ کر کے دیکھی ہیں۔ پہلی سٹریٹجی ٹرمپ کی حیران کن تھی، ٹرمپ نے آتے ساتھ ہی پوٹن کی تعریفیں شروع کی، روس کی حمایت کی، ایسے سٹیٹمنٹس دیے جس سے یوکرین کا حوصلہ ٹوٹا، یورپ خوف میں چلا گیا، پینک میں آ گیا، ڈیفنس بجٹ کے اوپر کوسچنز اٹھانے شروع کر دیے ٹرمپ نے اور یہ کہا کہ بھئی یہ تو ایک ہاری ہوئی شکست ہے جس کے اوپر یہ ساری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ چل رہا ہے اور امریکہ کیوں اس کی شمولیت اختیار کرے۔ تو اس سے پوٹن کو بہت فائدہ ہوا، اس کے امیج کو، اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ مزید اسٹیبلش ہو گئی کہ امریکہ کا صدر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یوکرین اور یورپ یہ جنگ ہار گئے۔ مگر ایسا کرنے کے باوجود پوٹن نے کوئی رعایت ٹرمپ کو نہیں دی اور ہم نے دیکھا کہ یہاں تک بات گئی کہ وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر کو بلایا گیا، ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لگائی گئی اور پوری دنیا نے وہ کلاس دیکھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے ایک خواہش کا اظہار کیا گیا، کیونکہ ہر چیز میں چاہے امن ہے چاہے جنگ ہے ٹرمپ تجارت ڈھونڈ رہے۔ ٹرمپ کا پہلا اور آخری آبجیکٹو اپنی فارن پالیسی کا وہ اکانومی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور اچانک سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جناب جو یوکرین کے منرلز ہیں وہ امریکہ کو چاہیے اور انہوں نے ایک منرلز کے ایگریمنٹ کی بات شروع کی۔ اب یہاں سے جو زیلنسکی تھے انہوں نے اڑنے کی بجائے چلاکی یہ کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی 50% آپ کا 50% ہمارا، آئیں مل کر ہم ان منرلز کو نکالتے ہیں۔ اور جب یہ بات کی گئی تو پھر ٹرمپ صاحب نے یو ٹرن لیا اور انہوں نے روس کو دھمکیاں دی، انہوں نے اسلحہ دینے کا یہ جو ایئر کنٹرول سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، یہ دینے کی بات کی اور دوبارہ سے وہ مرات وہ سارے سلسلے یوکرین کے ساتھ جا کے امریکہ کھڑا ہو گیا، مگر اس کے باوجود بھی پوٹن پیچھے نہیں ہٹے۔ اب پوٹن کا کیا موقف ہے؟ پوٹن صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک تو یوکرین یورپی یونین میں نہیں جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جن علاقوں پر روس نے قبضہ کر لیا ہے وہ علاقے واپس نہیں ہوں گے اور وہ علاقے اب روس کا حصہ ہوں گے اور یہ پلنٹی کے طور پہ ہوگا، جبکہ یوکرین یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی قیمت کے اوپر روس کو نہیں دیں گے اور وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بٹ سٹل جب بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک فریق طاقتور ہوتا ہے اور دوسرا کمزور ہوتا ہے، تو جو کمزور ہوتا ہے اسے طاقتور کی بات ماننی پڑتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام جنگیں بالآخر ٹیبل ٹاک پر آ کر ختم ہوتی ہیں اور کچھ لو اور کچھ دو کی جو پالیسی ہے یہ بیسٹ پالیسی ہے۔ لیکن فی الوقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں یہ ناکام نہیں ہوئے، یقیناً جنگ بندی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائیلاگ کا پروسیس ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیڈ اینڈ پر چیزیں چلی گئی ہیں، یعنی دونوں پارٹیوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے، اب اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر کون کتنی لچک پیدا کر سکتا ہے، اگلی ملاقات میں وہ چیزیں دنیا کے سامنے آ جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دور میں اور منڈے کو کیا ہوتا ہے واشنگٹن کے اندر اور کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور زیلنسکی ٹرمپ کی کتنی باتیں ان پر عمل کریں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ بہرحال ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی،
اور دنیا کی دو سپر پاورز کا ملنا بذات خود ایک بہت بڑی خبر تھی پوری دنیا کے لیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.